अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज का दिन एक बहुत अहम दिन इस हवाले से कि आज सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया जिसको गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खदशा था और मुंतजर थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसकी। फैसला यह है कि जनाब वज़ीर आज़म, या उनको कहना चाहिए अब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो जो होल्ड कर रहे थे पोजीशन, वो नाअहल है और ही इज नो मोर दी प्राइम मिनिस्टर। और इस फैसले का इतलाक टेक्निकली उन्होंने कहा कि 26 तारीख से ही हो जाता है कि जब उनको नाअहल करार दिया गया था और उनको कोर्ट में सजा सुनाई गई थी, चाहे वो 30 सेकंड की सजा क्यों ना हो। तो आज बड़ा क्लियर कट, क्योंकि बहुत से इस पर बातचीत हो रही थी कि जनाब गालिबन प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ने इस तरीके से तो नाअहल किया नहीं है, ये तो एक परसेप्शन है। एक जज या दूसरा जज इसको दो मुख्तलिफ जावियों से देखता था। कुछ वकला हजरात का कुछ और तासुरात थे इस हवाले से, कुछ और सोचते थे और देयर वाज दिस कंफ्यूजन कि आया कि वो वज़ीर आज़म हैं भी या नहीं भी। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम का ये यकसा मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी जो नाअहल नहीं हुई और इसका प्रोसीजर जो है वो जो स्पीकर के थ्रू जो रूलिंग थी उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कट, उन्होंने कहा स्पीकर की रूलिंग को भी कलअदम करार दे दिया गया। यानी कि जो स्पीकर का जो था कि नीचे ही इज परफेक्टली फाइन एंड ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर, उसको कलअदम करार दे दिया गया, नल एंड वॉइड, नाइट, इट स्टैंड्स नोवेयर। सो 26 तारीख का फैसला वज़ीर आज़म की नाअहली का इस लिहाज से अब इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद से काबीना का क्या स्टैंडिंग थी, या उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर की जब खुद नहीं रहे तो काबीना किस बात की, और फिर उस दौरान होने वाले फैसले और खास करके उनका बाहर का एक विजिट जो बरतानिया का था उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब किस हैसियत से बाहर गए, किस हैसियत से मिले। लेकिन वो भी उन्होंने भी जो सो कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नॉट द लार्जेस्ट बट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बरतानिया की, वो किस तरीके से उनको मिले, उनका खैर मकदम किया गया। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब प्रेजेंटली MQM जो कि हुकूमत की एक बहुत बड़ी इत्तेहादी है, उसकी तरफ से बयान आता है कि वो वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाता है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा क्लियर कट अपनी स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा जनाब कि वज़ीर आज़म को तो बहुत पहले मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। PMLQ का ऑफिशियल रद्द अमल क्या होगा? PTI ने भी इसको खैर इसको मतलब अप्रिशिएट किया इस फैसले को। दे आर वेरी मच विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग। और PMLN तो आपके सामने ही है जी, उनकी तो आज शायद मिठाइयां बांटी जा रही हो PML की जानिब से। इसके साथ साथ दीगर जमातों को क्या मौक़िफ़ होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कुछ वकला हजरात से बातचीत हुई, आपको वो सुनवाते हैं, फिर आज के मेहमान का मैं आपसे तारुफ कराऊंगा और फिर मैं बाकायदा इसके ऊपर चंद एक सवालात जो आप भी करना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे वो मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज में इजाफा हो और मौजूदा स्टैंडिंग के हवाले से हम बात करेंगे। पहले आपको ये साउंड बाइट सुनवाते हैं जो कि चंद एक वकला की है, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साबका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट के, और चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं लिहाजा वो इस मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से बरकरार नहीं रख सकते एंड ही सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो इस फैसले में सदर ममलिकत साहब किसी किस्म की कुछ उनके पास इख्तियार हासिल नहीं। सजा माफ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये आज का फैसला जो है ये नलीफाई नहीं हो सकता। स्पीकर साहबा जो हैं उनका कतई तौर पे ये काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो अदालतें अपील का इख्तियार जो है रोल अपना लें। उन्होंने जो फैसला किया कतई तौर पे गलत है। हम कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, हम आइन की कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, हम कोई डिसरप्शन नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर एनार्की हो। एनार्की पैदा करने वाले ये लोग हैं यूसुफ रजा गिलानी उनके साथी, ये जानते हुए कि वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फिर भी ये अपने अहदे को चिमटे रहे और उससे मुल्क के अंदर एक आईनी बहरान की शक्ल पैदा की। जी नाज़रीन, आपने सुना ये बात जो अभी कर रहे थे वकला हजरात। तमाम का ये ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सपोर्टर्स थे उनकी वजह से एनार्की का सवाल पैदा हो सकता था। और आपने सुना कि ज़फ़र अली शाह साहब ने फरमाया कि जनाब ये जो फैसला था ये इसको अब ये नल एंड वॉइड नहीं हो सकता किसी भी सूरत। मौजूदा स्टैंडिंग क्या है एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में 19 तारीख को 19 जून को 2012 को इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या स्टैंडिंग है यूसुफ रजा गिलानी साहब की, काबीना की और हुकूमत की और पार्लियामेंट की? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब अमजद इकबाल कुरैशी साहब। मोहम्मद अमजद इकबाल कुरैशी साहब जो हैं वो साबिक जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अमजद इकबाल कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। कुरैशी साहब, आपने ये भी सुना पूरे का पूरा सिलसिला सारा। नाउ
क्या वजीर आजम या साबिक वजीर आजम या यूसुफ रजा गिलानी साहब वो तो कहते हैं जी अब वो मेंबर नेशनल असेंबली के हवाले से भी डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अब स्टैंडिंग क्या है एज ऑफ टुडे? फैसला तो खैर आ चुका है, लेकिन ये डिटेल्ड फैसला नहीं है, शॉर्ट ऑर्डर है। और शॉर्ट ऑर्डर में इवन टू लाइनर है, लेकिन सर बड़ा क्लियर कट है। जी है। शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने यही लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब यूसुफ रजा गिलानी अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, और प्राइम मिनिस्टर कब से नहीं रहे? 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल। और दूसरी बात उन्होंने कही, ही हैज सीज्ड टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दुरुस्त। वो तो खैर फैसला जो है रिटर्न है वो उसकी अलग। मैं समझता हूं कि ये जो मेरे फाजिल कोलीग्स जिनसे अभी आपने बात की, इनमें दो साहब बल्कि सारे तकरीबन कह रहे थे कि जी बड़ा ये फैसला जो है इसमें एनार्की फैलने का वो खतरा था, और दूसरों ने कहा कि जी ये इन्होंने जो इलीगलिटीज कमिट की हैं बाय वे ऑफ नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और नायल थे सॉरी रोज़े अव्वल से ही नायल थे, और इस तरह की बातें जो अभी कर रहे थे। मैं इस तमाम मामले को आज के फैसले को सराह रहे थे मेरे दोस्त। मैं इस फैसले को एक डिफरेंट एंगल से देखता हूं, और वो एंगल ये है कि जो रवैया आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, फ्रॉम टॉप टू टो, जो रवैया इस फैसले को सुनने के बाद सामने आया, वो यकीनन एक जमहूरी रवैया है और वो एप्रिशिएबल है। इसको भी अगर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और इनके एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे दिया, क्या करते सर? मैं बताता हूँ, मुझे अगर इजाजत है मैं आराम से डिटेल में बात करता हूँ। ब्रेक का मुझे इशारा हुआ है, एक कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सर अभी आपसे बात होती थी इकबाल कुरैशी साहब के दो तीन चीजें हैं। एक तो वो खैर जो हमारी ब्रेक में बात हुई थी, मैं चाहूंगा उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन अभी सर ये जो फैसला था, ये जो जजमेंट थी, ये इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट। आपने कहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी का रिएक्शन देखें आप वर्कर्स का, तो वो ठीक है सर। इट वॉज मैं उसी में ऐड करना चाहता था, वो ये कि रिएक्शन आपने अभी फरमाया ना कि कोई और कुछ था ही नहीं उनके पास, दे हैड नो चॉइस। एक कह रहे थे, एक साहब टीवी पर भी अभी आपने इंटरव्यू में एक वकील साहब यही कह रहे थे कि दे हैड नो चॉइस। मैं कहता हूं कि चॉइस थी। क्या चॉइस थी? चॉइस थी द इलीगलिटी विच वाज कमिटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, मुस्लिम लीग के, जो उन्होंने हल्ला बोल दिया था कोर्ट पर। क्या वो चॉइस नहीं थी? लेकिन और फिर वो हर जजों को, मैं एक सेकंड, जजों को लड़ाना, क्या वो नहीं, पास में ये नहीं हुआ? और फैसले को न मानना और एक हुल्लड़बाजी शाह साहब के खिलाफ एक पूरा सर तैयार हो गया। वही आपके सामने जो कुछ हुआ, सजाद शाह वाले बात कर रहा हूं। तो एक तमाम ये रास्ते तो खुले थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का एक नेशनल कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर अभी नहीं बल्कि जब से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, इसका ये नेशनल कैरेक्टर बना है, ठीक है, कि वो अवाम दोस्त लोग हैं ये, और किसी सूरत जमहूरियत के की पासदारी करने वाले हैं। जमहूरियत की पासदारी नहीं, लेकिन आपसे बोलेगा अवाम दोस्त है, ये सड़कों पर कुछ हो रहा है, ये अपनी बहस किसी और में गुजारी जाएगी कि कभी भी पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इस सिस्टम को डीरेल कर दिया जाए। अगर आज पीपल्स पार्टी की तरफ से एजिटेशन या रिएक्शन कोई आ जाता है सामने, तो नेचुरली उसका रिजल्ट क्या होगा? सिस्टम डीरेल होगा। तो वजह यह है कि इस मुल्क में
इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमहूरियत की राह पर डालने वाली। सर वो तो बड़ी अच्छी बात होगी सर, बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द डिसीजन आज की जो हम बात करें। वज़ीर आज़म सर आज वज़ीर आज़म है या नहीं है ये बताएं। वो तो क्लियर हो गया, ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। सर 26 अप्रैल के बाद के होने वाले, उन्होंने कहा एज ऑफ 26 अप्रैल से लेकर के और सर ये जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो फैसले किए, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो साइन किया एज ए प्राइम मिनिस्टर या उनकी काबिनेट से, वो नल एंड वॉइड हो गए तमाम। उनकी स्टैंडिंग क्या होगी? मैं एक तो पहली बात तो ये है कि इस सिलसिले में अभी डिटेल्ड जजमेंट आनी है, एक बात। सेकेंडली हमारे पास पास्ट की माजी की मिसालें मौजूद हैं। माजी में भी ऐसा हुआ था कि एक्ट्स जो है वो डोगर कोर्ट के एक्ट्स को उन्होंने कहा था कि दे आर नल एंड वॉइड। यस, ही वॉज नॉट ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और जजेस भी जिसमें मौजूदा काफी सारे जो पीसीओ के हवाले से जजेस थे, उनको कहा गया कि ये दे आर नो मोर जजेस। ठीक है, और ये अपनी अपॉइंटमेंट से उन्होंने कहा था कि फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो उनके फैसलों का क्या होगा? तो मैं यही बात कर रहा हूं कि उनके फैसलों को मैं भी उसी पीसीओ नहीं था, लेकिन हम लोग इस्लामाबाद के हवाले से कि इन्होंने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे सर क्योंकि एक और ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये मुझे आपसे पूछना है, जी अगर हम ये बात करते हैं कि वो जजेस जो पीसीओ पे जिन्होंने हल्फ लिया था और उसमें बेशुमार लोग इस वक्त भी इस बेंच में मौजूद हैं, इस बेंच से मुराद इस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उनके जो फैसले उससे लेकर के उस टाइम तक के बीच में जो उन्होंने किया था, किसी को सजाए मौत सुनाई होगी, किसी के जो भी वो भी नल एंड वॉइड हो सकते हैं। जी वही मैं गुजारिश, अगर वो हो सकते हैं तो फिर इनके फैसले, तो इनका सर कंपैरिजन मुझे दीजिएगा कि इस सूरत में क्या और उस सूरत में क्या। एक ब्रेक का इशारा हुआ है सर, कमर्शियल ब्रेक्स होती हैं आपको पता लेनी पड़ती है, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब अमजद बाकरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। शेख रुहेल असगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए हैं जी, उनसे भी आज के इस फैसले के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये फरमाइएगा कि आज का डिसीजन अब तो बड़ा क्लियर कट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड कर दिया सारा कुछ, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर। नाउ वे डू यू सी कि ये अभी जो आपकी कैबिनेट है ये है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है, और 26 अप्रैल के बाद से उन्होंने कहा कि जनाब ये तब से फैसले का इतलाक होता है, तो उसके बाद से सर अब तक की क्या स्टैंडिंग है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमें? उसमें अगर लीगली आप देखें ना तो मेरे ख्याल में चूंकि अक्सर औकात तो देखने नहीं आता, जब इस किस्म के फैसले आते हैं तो कोर्ट्स उनको अम्ब्रेला फ्राहम करती है फैसलों को। अब चूंकि इस पे उन्होंने अम्ब्रेला फ्राहम नहीं किया बकौल आपके, और जब तफसीली फैसला भी आएगा तो पता चलेगा, तो इसका मतलब 26 से लेके आज तक के जितने फैसले हैं उनके वो सारे इलीगल हो जाएंगे। बल्कि मैं तो यूं तो कहूंगा कि आपका जो बजट पेश हुआ वो भी इलीगल है। मैं एग्जैक्टली उसी तरफ जी, ये तो कैटेगोरिकली एक चीज है ना, ये टेक्निकली आप देख लें, लीगली देख लें, आप इसको मॉरली देख लें, तो उसको तो स्टैंड नहीं करता ना जी, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी कैबिनेट है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट नहीं है। अगर एक कैबिनेट का सरबराह ही आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो उसके बाद तो फिर वो जवाब रह नहीं जाता। ठीक है, और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जाती राय में ये तो अगर 26 का फैसला मान लिया जाता, जो कि बड़ा कैटेगोरिकल एक फैसला था, उसको मान लिया जाता तो शायद इसमें इनका इखलाकी और सियासी तौर पर कद बढ़ता। ठीक है, अब तो ये और ज्यादा इनके लिए मुश्किल पैदा होगी ना जी। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये जो बजट अब सबसे बड़ा जो टेक्निकली डॉक्यूमेंट था जो कि 26 के बाद जिसके ऊपर बातचीत हुई, इतनी बहस हुई, आप समझते हैं कि बजट जो पेश हुआ वो इलीगल था बजट? वो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अम्ब्रेला नहीं दिया उसके डिसीजंस को, तो मेरे नजदीक तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक, दूसरा शेख साहब इसके अलावा जो इनके फॉरेन टूर्स थे या उसमें जो दस्तावेजात पे दस्तखत हुए, ऑब्वियसली इनके साथ इनके मिनिस्टर्स थे, ऑब्वियसली कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी के साथ कोई डील साइन हुई, किसी मुल्क के साथ कोई पेट्रोल का, कोई तेल का, कोई ट्रेड का, कोई बेशुमार, वे डू दे स्टैंड नाउ? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वो टेक्निकली तो अगर लीगली आप देखें और टेक्निकली देखें तो वो तो फिर सारे जो डिसीजन है वो उनके नल एंड वाइड हो गए जी। और ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि उसमें फैसले में उन्होंने इसको अम्ब्रेला फ्राहम किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर तो आपको सारा कुछ दोबारा वापस करना पड़ेगा। ठीक, शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर ये बजट भी वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है बजट का वो भी इलीगल है, अब आप एग्री करेंगे?
जब कैबिनेट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो फिर ये जो नून लीग वाले शोर कर रहे थे जनरल गुजारिश, मैं वही उसी मामले में गुजारिश कर रहा था। इसी पैराए में मैंने आपको जैसे गुजारिश की कि 31 जुलाई का फैसला, उसमें 110 के करीब जजेस थे, या तो उनमें से कुछ पीसीओ जजेस, उनको कहा गया कि पीसीओ की वजह से, और कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस डोगर साहब की रिकमेंडेशन की वजह से, और जिसमें हम लोगों की कोर्ट भी, जहां मैं तैनात था एज ए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन सब को खत्म, जजेस जो हैं वो दे वर डिक्लेयर्ड टू बी नो मोर द जजेस। जहां तक हमारे फैसलों का मामला है, आज भी वो मौजूद है, उनको प्रोटेक्शन दी गई। और इसमें जब मैं कहता हूं कि प्रोटेक्शन दी गई, तो इस मामले में एक प्रोटेक्शन बाय द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द जजेस। नो फिर किससे? नो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जजमेंट्स को प्रोटेक्ट किया कि इनके जो, तो यानी कि जो अभी अगला तफसीली फैसला आएगा उसमें ये चीज क्लियर होगी, बड़ी डिबेट होनी है। मैं ये समझता हूं कि ये लाजमी है कि होगा, ठीक है, होगा। वजह इन तमाम फैसलों में, ये खाली बजट ही नहीं है, इसमें बेशुमार ऐसे भी फैसले हैं कि जिनका ताल्लुक बराह रास्त जुडिशरी से भी है। मसलन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो कब हुए तैनात? क्वाइट रिसेंटली, अभी। और एक फाजिल जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया, किसने किया? कौन, मतलब उनकी मुशावरत इसमें शामिल थी या नहीं प्राइम मिनिस्टर की? द आंसर इज यस। तो गिलानी साहब के ये इकदाम भी, तो इनको भी आखिर प्रोटेक्शन मिलेगी, वरना तो, और फिर अगर ये कह दिया जाए कि वो खुदा न खास्ता ये काम जो है इनके फाजिल जज साहबान को, एक को सुप्रीम कोर्ट भेजना और एक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाना, ये भी फिर इलीगल हुए। मैं ये समझता हूं कि नो। सो काफी इफ्स एंड बट्स हैं इस पूरे। मैं ये समझता हूं कि एक ये बात मैं मेरे नजदीक, अगर ऐसा न हुआ तो एक क्यास की सूरत हाल। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि अब जब अगला सेशन होगा 20वीं तारीख को होता है, उसमें जो कैबिनेट है उसकी और प्राइम मिनिस्टर की क्या स्टैंडिंग होगी सर? विल दे कम, नई कैबिनेट का ऐलान होगा, नए वजीर आजम को पहले बनाया जाएगा, या क्या अगर वो नहीं है, जो बात कर रहे हैं? बात ये है कि क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर कट लॉ कहता है ना सर, इफ ही इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर then there is no cabinet, so then somebody has to, the private president or whosoever has to declare somebody, उसके फिर दोबारा से सर एक वोटिंग प्रोसेस होगा, दोबारा से वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब होगा, हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइप जिस तरह चक्कर होता है, इस किस्म का पूरा सिलसिला हो क्या? कि ये जिस वक्त तक कौमी असेंबली मौजूद है, जिस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं ये मौजूद हैं, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि दोबारा एक पार्लिमानी जो रवायात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको मीट किया जाए। इस नई सूरत हाल को कोई इतना कोई बड़ा वो जैसे कहते हैं गदर नहीं आ गया, कोई वैक्यूम नहीं पैदा हो गया कि जिसको दोबारा वो ये कोई ऐसे मामलात नहीं कि उनको समेटा ना जा सके। ये तो एक दस्तूर में इसके मौजूद है, हाल मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसके मुताबिक तमाम मामलात ये तय कर लिया। अभी मैं बल्कि रास्ते में एक बात मैंने सुनी और मैंने बड़ी वो दिल को लगी कि वाकई ऐसा भी हो सकता है कि किसने कहा कि जनाब ये भी सोचा जा रहा है कि गिलानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनके बेटे को मूसा गिलानी को वज़ीर आज़म बना दें। मतलब एक अवाम की आवाज है, ठीक है, कौन से अवाम की आवाज है? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुल्तान की हद तक हो सकता है आवाजों से, मुल्तान के भी तो आखिर मुल्तान में भी पाकिस्तान में, मतलब आप देखिए, मेरा मतलब है कि एक कंपनसेट करने के लिए कर सकते हैं किसी को।
और अगर आप मेजॉरिटी में है तो फिर देखें ना, ये कोई वजीर आजम बना देना जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को वो तमाम आमिर बनाकर रख दिया। नहीं, वो तो एक जमहूरी रवायात है जिसका अमल है, उसका नतीजा है। और वो उसने जो भी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने या कोई वजीर है तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के हवाले से अपने किसी को भी बना दे। अच्छा, दूसरी चीज मुझे आप ये बताएं कि अब जो स्पीकर की रूलिंग है उसको नल एंड वॉइड कलदम करार दे दिया गया जी। स्पीकर साहब ने तो बड़ा क्लियर, क्योंकि मेरी ये बात हुई थी, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, इसी प्रोग्राम में भी अमीर हुसैन साहब से भी, गौरयूब साहब से भी, और एक साहब और जो कि साबिक, उन्होंने कहा था कि जी ये गलत फैसला किया स्पीकर साहिबा ने, हमारा काम होता है एज अ पोस्ट ऑफिस चीज आई आगे भेज दी। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया है। तो वेयर डज शी स्टैंड नाउ? बात यह जी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तहरीर उसमें मौजूद है। मैं इसको अपने तौर पर बतौर पार्लियामेंटेरियन, बतौर स्पीकर, मैं उसको अपने तौर पर इंटरप्रेट करता हूं। मेरा अपना हक है ना। जहां तक स्पीकर का मामला है, स्पीकर नुमाइंदा है 19 करोड़ लोगों की। स्पीकर नुमाइंदा है एक वो पूरी असेंबली की जिन्होंने उनको वोट दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। और उनके सामने जब ये मामला रखा गया तो एक खास शिक है, वो उन्होंने अगर उसके मुताबिक 63 के जी के मुताबिक अगर उन्होंने ये समझा कि उसकी ये इंटरप्रिटेशन है तो ठीक है, ये उनका फैसला है। मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि तमाम इदारों का खालिक है उसको बरतरी हासिल है। बाकी कोई इदारा, बाकी सारे इदारे जो हैं वो उसके नीचे काम करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जैसा मुल्क जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन वहां के खाकरूब से लेकर वहां के एक किंग तक वो सब लोग उसको मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक उन्होंने लोगों ने पब्लिक विल जो है उसके साथ है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को कायम रखने में हर एक वहां पर कोशिश है। यहां हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में मौजूद है, उसमें हर एक चीज लिख दी गई है। उसके बावजूद अगर कोई इंटरप्रेट उसको करता है तो एकदम शोर मचना शुरू हो जाता है कि जनाब इन्होंने तो पता नहीं कोई गद्दारी का सबूत दे दिए, ये करके गद्दार हो गए। ये वही बात यह है कि एक चीज मौजूद है, रिटन फॉर्म में है, मैं उसको किसी और तरीके से पढ़ता हूं, आप उसको किसी और तरीके से पढ़ते, तो ये गद्दारी और ये सारा हुक्म का न मानना और अदालती हुक्म अदूली, ये कहां से आ गई बातें? तो मैं समझता हूं कि व्हेन स्पीकर गेव ए रूलिंग अबाउट द मैटर इन क्वेश्चन, तो दिस वाज हर राइट, दिस वाज ए राइट वेस्टेड इन द स्पीकर। वो उन्होंने उसको, तो सर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको नल एंड वॉइड करार दिया वो गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अपना उन्होंने उसकी तशरीह की। अब उसको मानना जो है वो असेंबली का मामला है कि वो उन्होंने मान लिया। फिर ये जो पिछले दिनों में कुछ अरसे से हम देख रहे बार बार स्पीकर पे एतमाद का इजहार किया, जो प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद का इजहार कर रहे, बात कुछ चल रही होती थी सर, जिसको कहते हैं ना जी सवाल चना जवाब गंदुम, बात कहीं की चल रही है, वो जनाब बैठ के तो पीएम में एतमाद का इजहार करते। तो आपको क्या लगता है अगली जो अब आएगी आपकी जो भी सेशन होगा अगला, उसमें फिर से एतमाद की बात करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे या एतमाद की बात देखें, एतमाद उस एतमाद का कोई नुकसान, तब भी फैसला नहीं मान रहे थे, हम इसको भी नहीं मानते, ये भी गलत है, ये भी तो हो सकता है ना। मैं गुजारिश करता हूं कि उस एतमाद करने के का इजहार करने के बाद अगर तो आज के दिन पार्लियामेंट में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मतलब पूरे मुल्क में कहीं कोई इलीगलिटी, कोई लॉलेसनेस, कोई इस फैसले के को न मानने की हवाले से जिस तरह मुस्लिम लीगियों ने किया था और जिस तरीके से रवायात चली आ रही हैं इन लोगों की, अगर तो इस तरह की कोई बात होती तो फिर हम समझते, आप भी ये समझने में हक बजानत थे कि ये जो बार बार एतमाद का इजहार किया जा रहा था वो इस वजह से था। तो वो तो ऐसा तो कोई मामला हुआ ही नहीं। तो अगर आप रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, जिसकी लॉजिक नजर नहीं आती, तो फिर ये बिजली के और गैस के और इन मामलों पे जो ये तो बड़ा आप एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं फिर। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि नहीं निकले ना, सिविल वॉर क्यों नहीं करना चाहते? इस वजह से
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कि जिसको प्रोटेक्ट ये करना चाहते हैं, ये खुद इन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है सर अभी प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाएंगे जो थोड़ा सा जरदारी साहब की भी सुनेगा। अब ये कहा जाता था कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी वजीर आजम के, उनको तो बेनज़ीर भुट्टो ने नॉमिनेट किया था, आपको याद होगा। जी जी। अब क्योंकि चले गए तो उनके खिलाफ बात की जाती है, लेकिन ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा डिक्टेशन नहीं लेते थे। गिलानी साहब सुन लेते थे ज्यादा, तो अभी भी सर उसी किस्म का वजीर आजम का जो सुनेगा सारी बातें। आपने कहा ना उनके बेटे का भी नाम आ रहा है, मूसा गिलानी का। नहीं, ये कोई फैसला नहीं हुआ, एक लोग कह रहे, मतलब तो लोगों में मैं भी चलेंगे नहीं सर, ये कल तक काफी सारी चीजें नहीं, जहां तक डिक्टेशन का मामला है, मैं समझता हूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी सदर मुमलकत इस चीज के आदी नहीं है किसी को डिक्टेशन दें। सर हमने तो कुछ और सुना है, लेकिन चले एनीवे आपकी बात नहीं, पंजाबी में तुझे कहने होता है मान ले रहे हैं। मैं अगर ये कहूं कि मेरी पर्सनल नॉलेज है उनके बारे में, चले नहीं, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह जी। कल 8 बजे फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी काफी ज्यादा अपडेट होना है, क्योंकि कायरा साहब का और जो उनका भी इसमें कोई क्लियर कट उन्होंने कोई डायरेक्शन दिया नहीं, लेकिन मौलाना साहब की बात मैंने आपसे कर दी। एमक्यूएम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। अब क्यू लीग का, दीगर एएनपी का, बाकियों का मशावरतें चलेंगी। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल किस किस्म के फैसले आते हैं, किस किस्म की डिसीजन मेकिंग होती है, उस पर कल के दिन बात करेंगे। इजाजत दीजिए, कल 8:05 पे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।